चैप्टर 321। आभा ने उन लोगों को जिन्होंने पहले ज़ॉम्बी ब्रेन मैटर खाया था एयररेड शेल्टर से बाहर निकाला। उन्होंने दो ग्रुप्स में बटकर बड़े आंगन में मौजूद ज़ॉम्बीज पर आगे और पीछे से पिंसर अटैक किया। ज़ॉम्बीज तो अब और ताकतवर हो गए थे, लेकिन आखिरकार वो बस चलते फिरते लाश ही थे जिनमें इंसानों वाली अक्ल नहीं थी। वो आगे के आंगन में इधर उधर भटक रहे थे, जिंदा इंसानों को ढूंढ रहे थे, और उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि आभा और उसकी टीम उनके पीछे पहुंच चुकी थी। फायर! आभा के ऑर्डर पर दोनों ग्रुप्स ने एक साथ आंगन में मौजूद ज़ॉम्बीज पर गोलियां चलाईं। आभा एक बार फिर रवि के आंगन की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाई। पहाड़ से सटा ये आंगन इतनी स्मार्टली बनाया गया था कि इलाके और पेड़ों का इस्तेमाल करके सामने और पीछे नेचुरल वांटेज पॉइंट्स और फायरिंग पोजीशंस तैयार की गई थी। इसका मतलब था कि आभा और उसकी टीम ऊंचाई से नीचे आंगन में मौजूद ज़ॉम्बीज पर हमला कर रही थी। ज्यादा वक्त नहीं लगा और उन्होंने आंगन के सारे ज़ॉम्बीज साफ कर दिए। इन ज़ॉम्बीज में कुछ के पेट में हरी मक्खियां भरी थी, जो गोलियां लगते ही फटकर बाहर निकल आईं। कुछ ज़ॉम्बीज जिनके अंग सड़कर लिक्विड हो चुके थे, उनमें और भी बड़ी मक्खियां थी। पहले वो बाहर नहीं निकली थी क्योंकि गोली के छेद छोटे थे, लेकिन अब जब उनके होस्ट्स के टुकड़े टुकड़े हो गए, वो झुंड बनाकर बाहर निकल आईं। आभा को शक था कि ज़ॉम्बीज की बॉडी में कुछ और भी है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये बड़ी हरी मक्खियां होंगी। डिफेंस तैयार करो, आभा ने चिल्लाकर कहा। बाकी लोग फटाफट अपने सिर पर बंधे स्कार्फ और गॉज को चेक करने लगे, ये सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ सही है। मिस आभा, अब क्या करें? तुम्हारे पास पेट्रोल है? आभा ने पूछा। हाँ, लेकिन वो नीचे आंगन में है। मैं जाकर लाता हूँ। जवाब देने वाला शख्स था संतोष, 40 के आसपास का एक आदमी, जो पहले मौत के मुंह में जा चुका था। रुको जरा, आभा ने उसे पुकारा। पेट्रोल की जरूरत नहीं, कुछ सूखी टहनियां ढूंढो। संतोष समझ गया कि आभा को डर था कि कहीं मक्खियां उस पर अटैक न कर दे और वो वापस न आ पाए। इतनी फिक्र देखकर उसका दिल कैसे न पिघलता। उसने जोर से सिर हिलाया और कुछ भाइयों को साथ लेकर सूखी टहनियां ढूंढने निकल गया। वो लोग पहाड़ों में थे, जहां ढेर सारे पेड़ थे। गर्मी की वजह से कई पेड़ पहले ही सूख चुके थे, तो सूखी टहनियां ढूंढना आसान था। लेकिन उनके आंगन के आसपास के पेड़, जो बैरियर का काम करते थे, को छोड़कर बाकी कई पेड़ पहले ही जलावन के लिए जला दिए गए थे। सूखी टहनियां ढूंढने के लिए उन्हें थोड़ा दूर जाना पड़ा। अच्छा था कि वो इलाके से वाकिफ थे, तो ज्यादा वक्त नहीं लगा। उनके साथ आए कुछ लोग आभा के अपने लोग थे, जिन्हें उसने पहाड़ के नीचे सेटल किया था। आभा, हमें गोलियों की आवाज सुनाई दी तो तुम्हारी फिक्र हुई और हम ऊपर चले आए, एक जवान लड़के ने कहा। उनके पास कुकुर नहीं था जो रास्ता दिखाए, तो उन्हें थोड़ा पैदल चलकर ऊपर आना पड़ा। तुम्हें कोई ज़ॉम्बीज मिले? आभा ने पूछा। नहीं मिस आभा, ये रही टहनियां। संतोष और उसके ग्रुप ने कई गट्ठर सूखी टहनियां जमीन पर रख दी। क्या इन टहनियों को मशालों में बांधना है? उसे पता था कि आभा इन्हें जलाने की प्लानिंग कर रही थी। अगर जलाना है तो इन टहनियों को मशालों में बांधना होगा। नीचे आंगन में हरी मक्खियों का घना झुंड मंडरा रहा था, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो रहे थे। ये मक्खियां सड़ा हुआ मांस पसंद करती थी, और चूंकि आंगन अब ज़ॉम्बीज की लाशों से भरा था, वो वहीं खा रही थी और ज्यादा उड़ नहीं रही थी। ये अच्छा था, एक आग से सब साफ हो जाएंगी। अफसोस कि पेट्रोल नहीं था, सिर्फ इन टहनियों से असर काफी कम हो जाता। हाँ, बांधो, लेकिन ज्यादा मोटा मत बांधना, वरना बाद में इन्हें आंगन में फेंकना मुश्किल होगा। इन्हें भाले जैसा बनाओ। आभा, क्या तुम जलती हुई मशालें आंगन में फेंककर उन हरी मक्खियों को जलाने वाली हो? अभी आए लड़के ने पूछा। आभा ने सिर हिलाया। तुम्हारे पास कोई अच्छा आइडिया है? कोई खास आइडिया तो नहीं, लेकिन मैं पहले भाला फेंकने की प्रैक्टिस करता था। ये तो कमाल है, आभा ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। तुम इन्हें आंगन में मक्खियों के सबसे घने झुंड पर फेंक सकते हो। जितनी मक्खियां खत्म हो, उतना अच्छा। ठीक है। जल्दी ही उन्होंने कई छोटे छोटे भाले जैसे टहनियों के गट्ठर बांध लिए। उस लड़के ने एक गट्ठर उठाया, उसका वजन चेक किया, फिर टहनियों का सबसे आगे वाला हिस्सा जलाया, थोड़ा पीछे हटा, दौड़कर आया और गट्ठर को आंगन में फेंक दिया। वो सीधे आंगन में मक्खियों के सबसे घने इलाके में जा गिरा। जलती हुई टहनी की लौ ज्यादा बड़ी नहीं थी। फेंकते वक्त हवा की रुकावट से वो थोड़ी मन पड़ गई, और जब वो ज़ॉम्बीज की लाशों पर गिरी तो थोड़ी देर जलने के बाद बुझ गई। ये काम नहीं करेगा, लौ बहुत छोटी है, इससे कुछ नहीं जलेगा, संतोष ने कहा। क्या मैं फिर भी आंगन में जाकर पेट्रोल ले आऊं? क्या लाइटर का गैस भी काम नहीं करेगा? किसी ने अचानक पूछा। तुम्हारे पास लाइटर है? चूंकि उनके पास ढेर सारी बंदूकें और पेट्रोल था, और अगर सावधानी न बरती जाए तो खतरा हो सकता था, रवि ने आंगन में प्राइवेटली स्मोकिंग करने पर रोक लगा रखी थी। इसके लिए एक खास स्मोकिंग रूम बनाया गया था, जहां लाइटर और सिगरेट रखे थे। हर बार जब कोई स्मोक करने जाता, उसे साइन इन करना पड़ता था, ये नोट करना पड़ता था कि कितनी सिगरेट स्मोक की और कितने लाइटर यूज किए। बाद में लाइटरों की इन्वेंट्री चेक की जाती थी। स्मोक कर सकते थे, लेकिन लाइटर बाहर नहीं ले जा सकते थे।
उस शख्स ने सिर हिलाया और बोला, ये मेरी गर्लफ्रेंड का गिफ्ट था, मैं इसे हमेशा अपने पास रखता हूँ। फिर उसने लाइटर आभा को दे दिया। वो एक सांवला सा जवान लड़का था, थोड़ा शर्मीला, जो बात करते वक्त आभा की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। साफ था कि वो उस लाइटर को बहुत चाहता था, लेकिन हरी मक्खियों को खत्म करने के लिए उसने उसे निकाल लिया। आभा ने लाइटर लिया और थैंक यू बोला। उस लड़के ने जल्दी से हाथ हिलाया, हमें तो तुम्हें थैंक यू करना चाहिए, तुम हमें बचाने की कोशिश कर रही हो। आभा ने लाइटर को एक टहनी के साथ बांधा और उसे आंगन में ज़ॉम्बीज़ के ढेर में फेंक दिया। आभा ने अपनी बंदूक उठाई, लाइटर पर निशाना लगाया और गोली चलाई। लाइटर ने धम की आवाज की और तुरंत एक तेज लौ भड़क उठी। इस बार लौ काफी बड़ी थी। ज़ॉम्बीज़ की लाशों पर बैठी हरी मक्खियों का एक बड़ा हिस्सा आग में जल गया। कुछ मक्खियां उड़ने की कोशिश की, लेकिन उनकी जलती हुई बॉडी ज्यादा दूर नहीं जा पाई और वो जमीन पर गिरकर बाकी ज़ॉम्बीज़ की लाशों को भी आग लगा दी। ये ठीक है, संतोष ने जलती हुई मक्खियों को इधर उधर उड़ते देखा, थोड़ा चिंतित था। उसे डर था कि कहीं ये हरी मक्खियां पेट्रोल वाले इलाके में न उड़ जाएं। वो तो मुसीबत हो जाएगी। आभा ने पूछा, तुम्हारा पेट्रोल और हथियार इस आग से कितने दूर हैं? संतोष ने कहा, पेट्रोल सब लोहे के ड्रम में स्टोर है, तो उसकी ज्यादा टेंशन नहीं है। हथियार? उसका चेहरा अचानक बदल गया। अरे नहीं! संतोष ने चिल्लाते हुए नीचे की तरफ दौड़ने की कोशिश की। 2 कदम चलने के बाद वो पलटा और आभा से बोला, पहली मंजिल पर कुछ बंदूकें और ग्रेनेड्स का बैच है, जो कुछ दिन पहले बाहर निकाला गया था। मुझे जाकर चेक करना होगा। पहली मंजिल आग के शुरू होने की जगह से ज्यादा दूर नहीं थी। अगर कोई जलती हुई मक्खी वहां घुस गई और ग्रेनेड्स या हथियारों को आग लगा दी, तो ये पूरा कंपाउंड खाक में मिल जाएगा। वो बोलते ही फिर से जाने के लिए मुड़ा। रुको! आभा ने चिल्लाकर संतोष को रोक लिया। अगर सचमुच जलती हुई मक्खियां अंदर घुस गईं, तो वहां जाने से कोई फायदा नहीं होगा। चैप्टर 322। संतोष चिंतित दिखा, लेकिन आगे नहीं बढ़ा। आभा सही थी, अगर सचमुच आग लग गई तो वो सिर्फ और बलि का बकरा बनने जा रहा था। अब हमारे पास देखने के अलावा कोई चारा नहीं है। बस उम्मीद है कि ये जलती हुई मक्खियां ज्यादा दूर नहीं उड़ेंगी। ये हरी मक्खियां वाकई गजब की जिद्दी थी। कुछ बेतरतीब ढंग से उड़ने वाली मक्खियां मेन बिल्डिंग की तरफ जा रही थी। सबने सांस रोक ली उन लाल जलती हुई मक्खियों को देखते हुए। वो बिल्डिंग के एंट्रेंस तक पहुंची और आखिरकार गिर गईं। सबने राहत की सांस ली। शुक्र है, वरना अंदर रखे सामान का धमाका होने से भारी नुकसान हो जाता। हरी मक्खियों और लाशों को जलने में 2 घंटे से ज्यादा लग गए, लेकिन कुछ हरी मक्खियां फिर भी उड़कर भाग निकली। काश मैं शार्प शूटर होता। एक गोली, एक मक्खी और एक भी नहीं बचती, किसी ने अफसोस जताते हुए कहा। शार्प शूटर की बात सुनकर आभा को वेदांत की याद आई। अगर वो होता तो शायद सचमुच एक गोली से हरी मक्खी को मार गिराता, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी और सिर्फ देख सकती थी कि मक्खियां उड़कर भाग रही थी। संतोष और उसके आदमियों ने आंगन को साफ किया, फिर रवि और बाकी लोग एयररेड शेल्टर से बाहर आए। वो अब अपने नॉर्मल सेल्फ में लौट चुके थे और बाहर आकर देखा तो आंगन पूरी तरह काला पड़ चुका था। नीति ने पूछा, ये क्या हुआ? जब हम गए थे तब तुमने यहाँ छोटा मोटा बारबेक्यू कर लिया क्या? नीति को अंदाजा था कि क्या हुआ और उसने जानबूझकर मजाक किया। आभा ने भी मजे में जवाब दिया, हाँ, हमने ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ और हरी मक्खियों को भून डाला। तुम्हारे लिए भी थोड़ा बचा रखा है। नीति ने घिन भरा चेहरा बनाया। सोचने भर से उबकाई आ रही है। तो फिर तुमने क्यों बोला? दोनों लड़कियां मस्ती में बातें करने लगी और उस पल आभा बिल्कुल एक आम जवान लड़की लग रही थी, जिसमें यूथ का चार्म और एनर्जी थी। जिस तरह रवि के ग्रुप पर ज़ॉम्बीज़ का अटैक हुआ, उसी तरह कटारा कम्युनिटी पर भी हुआ। वेदांत भाई, ये ज़ॉम्बीज़ बाहर से तो बिल्कुल नॉर्मल इंसानों जैसे दिख रही हैं। कहीं ये कोई ट्रिक तो नहीं? वंदना ने कहा। केशव के भागने के बाद से वंदना ने खाना पीना छोड़कर हर पल ट्रेनिंग में बिताया था और कम्युनिटी के बाकी लोगों से उसका इंटरेक्शन काफी कम हो गया था। केशव ने उसे फिर से एहसास दिलाया था कि मर्दों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, उल्टा वो बोझ बन सकते हैं। इस बार आभा के जाने के बाद वंदना ने खुद पहल करके प्रतीक के साथ डेली पेट्रोलिंग ज्वाइन की और कम्युनिटी के छोटे मोटे काम निपटाने लगी। वो पहले आभा के साथ सबसे पहले जुड़ी थी, लेकिन केशव से मिलने के बाद उसने उसके माता पिता की देखभाल में मदद की और घर के कई काम संभाले, जिससे उसकी बाहर की एक्टिविटीज धीरे धीरे कम हो गई थी। उसका दिमाग अभी भी पूरी तरह खुला नहीं था, न ही उसमें आभा जैसा कॉन्फिडेंस और अवेयरनेस था। प्यार और एक मर्द के साथ उसने खुद को फिर से फैमिली लाइफ में झोंक दिया था, लेकिन अब उसने खुद को रिएवैल्यूएट किया और नई शुरुआत की। इस वक्त वो वेदांत के साथ सबसे आगे चार्ज कर रही थी। वेदांत ने भी ज़ॉम्बीज़ को देखा और बोला, बाहर से तो कुछ दिखता नहीं, लेकिन अंदर जरूर कुछ गड़बड़ है। सब लोग सावधान रहो और खुद को प्रोटेक्ट करो। पिछले नुकसानों से सबक लेकर सबने अपने चेहरे ढक रखे थे और जरा सी भी लापरवाही नहीं कर रहे थे। जब ज़ॉम्बीज़ फायरिंग रेंज में आए तो कम्युनिटी के डिफेंडर्स ने एक साथ गोलियां चलाईं।
जैसा वंदना और उसके ग्रुप ने देखा, ज़ॉम्बीज की बॉडी में गोलियां लगते ही सड़ी हुई अंतड़ियां बाहर निकलने लगी। जिनके सिर नहीं उड़े वो अपनी सड़ी हुई बॉडी घसीटते हुए आगे बढ़ते रहे। जल्दी ही बदबू हवा में फैलने लगी। जल्दी अपनी नाक ढक लो। वेदांत को कुछ गड़बड़ लगी और उसने तुरंत सबको नाक ढकने को कहा। ज़ॉम्बी से आने वाली बदबू में शायद वायरस था, तो बहुत सावधानी बरतनी थी। अगर गोलियां चलाते तो नाक नहीं ढक सकते थे, और अगर नाक ढकते तो गोलियां नहीं चला सकते थे, जिससे वो बस देखते रह जाते कि ज़ॉम्बीज पास आ रहे हैं। कुछ लोगों ने सांस रोकी और गोलियां चलाते रहे। जब सांस नहीं रोक पाए तो गहरी सांस ली। जल्दी ही कई लोगों को, जिसमें वेदांत भी शामिल था, कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी। लेकिन उसकी फिजिकल कंडीशन बहुत अच्छी थी, उसे सिर्फ हल्की बेचैनी हुई, जबकि कुछ लोग पहले ही गिरने लगे और उनकी आंखें पलटने लगी। शुक्र था कि वेदांत ने पहले से तैयारी कर रखी थी। उसने कम्युनिटी के बाहर करीब 10 मीटर की दूरी पर विस्फोटक दबा रखे थे। लेकिन ज़ॉम्बीज एक साथ नहीं आ रहे थे, वो लहरों में आ रहे थे। तो अगर पहली लहर में विस्फोटक फोड़ दिए तो बाद वाली लहरें फिर भी आगे बढ़ती। दोनों में से एक चुनना था। जैसे ही पहली लहर के ज़ॉम्बीज पास आए, वेदांत ने फ्यूज जलाया और उस लहर के ज़ॉम्बीज को टुकड़े टुकड़े कर दिया। इन ज़ॉम्बीज के फटने के बाद बड़ी हरी मक्खियां बाहर निकली। उनकी तादाद बहुत ज्यादा नहीं थी, कुछ ज़ॉम्बीज के साथ ही उड़ गई थी, लेकिन कुछ भाग निकली। बाद में आने वाले ज़ॉम्बीज पहली लहर की टूटी फूटी लाशों के ऊपर से आगे बढ़े और उनके ऊपर अभी भी हरी मक्खियां बेतरतीब ढंग से उड़ रही थी। इस बीच वेदांत के कई लोग पहले ही गिर चुके थे और ऐसा लग रहा था कि वो ज़ॉम्बीज का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। स्प्रे और एंटीडोट यहाँ है। वेदांत जोश से भरा हुआ एक बड़ा बैग लेकर दौड़ता हुआ आया। वेदांत ने उसे ज़ॉम्बीज मारने के लिए बाहर आने की इजाजत नहीं दी थी। ऐसा नहीं था कि उसे अपने भाई के ज़ॉम्बीज के हाथों मरने की फिक्र थी, बल्कि वो उनके बूढ़े बाप को कंट्रोल करने का एक अहम हथियार था और उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए थी। वरना न सिर्फ वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता, बल्कि बूढ़े का गुस्सा भड़कने का खतरा था। वेदांत ने धीरे से सिर घुमाया और देखा कि वो जोंगजी की तरह लपेटा हुआ था, पीठ पर एक बड़ा बैग लटकाए हुए। उसकी तेज चाल को नजरअंदाज करें तो सचमुच लगता था कि वो कोई कबाड़ी है। ये डॉक्टर अवस्थी ने अभी बनाया ताज़ा स्प्रे है, हरी मक्खियों के खिलाफ गजब का असरदार है। और ये ज़ॉम्बी ब्रेन स्टेम्स, उन्होंने कहा कि तुम इन्हें खाओ, सबको दे दो। वेदांत ने वेदांश को हिदायत दी। वेदांश ने सिर हिलाया और सामान बांटने लगा। जब वो लगभग बांट चुका तो उसे अचानक ख्याल आया कि उसके बड़े भाई ने अभी एंटीडोट नहीं लिया था। क्या वो इन्फेक्टेड नहीं हुआ? वो अपने भाई के ऑर्डर फॉलो करने का इतना आदी था कि उसे पहले उसे देने का ख्याल ही नहीं आया। वेदांश जल्दी से पलटा, लेकिन उसने अपने भाई में कोई अबनॉर्मेलिटी नहीं देखी। लगता था वो सचमुच ठीक था। वेदांश ने बाकी लोगों को स्प्रे और एंटीडोट बांटना जारी रखा। जिन लोगों की हालत गंभीर थी, वो एंटीडोट लेने के बाद भी कुछ देर तक लड़ नहीं पाए। सिर्फ वो लोग जो पहले ज़ॉम्बी ब्रेन क्रिस्टल खा चुके थे, वो इन्फेक्टेड नहीं हुए और अभी भी ज़ॉम्बीज को रोक रहे थे। वेदांत पूरी तरह इन्फेक्टेड नहीं था। बस अभी कुछ देर पहले उसने आभा का छोड़ा हुआ क्रिस्टल क्लियर ज़ॉम्बी ब्रेन स्टेम खाया था। जब आभा जा रही थी, उसने वेदांत को बताया था कि अगर वो ज़ॉम्बीज का शिकार हो गया और डॉक्टर अवस्थी के रिजल्ट्स नहीं मिले तो इसे खाने से उसकी जान बच सकती है। शुक्र था कि डॉक्टर अवस्थी की रिसर्च तेज थी, जिससे उसे थोड़ी राहत मिली। तो उसने आभा का छोड़ा हुआ क्रिस्टल ब्रेन स्टेम खा लिया। सचमुच अलग अलग रंगों का मतलब अलग अलग क्वालिटी होती है। आभा ने जो क्रिस्टल क्लियर ब्रेन स्टेम वेदांत को दिया था, वो गजब का काम कर गया। उसे खाने के थोड़ी देर बाद ही वेदांत की बॉडी की सारी बेचैनी गायब हो गई। उसे याद आया कि जब आभा ने पहले उन लोगों को पत्थर जैसे दिखने वाला ब्रेन मैटर दिया था, जिनमें हरी मक्खियां घुस गई थी, तो उसका असर होने में काफी टाइम लगा था। वेदांत उन लोगों के साथ जिन्होंने पहले ज़ॉम्बी ब्रेन मैटर खाया था और जो इन्फेक्टेड नहीं हुए थे, साथ में ऊपर से स्नाइपर राइफल से सपोर्ट देने वाले आरुष ने मिलकर ज्यादातर ज़ॉम्बीज को खत्म कर दिया। अचानक ज़ॉम्बीज जैसे एकदम जम गए, सबने एक साथ आगे बढ़ना बंद कर दिया और फिर पलटकर चले गए। वेदांश खुद को रोक नहीं पाया और चिल्लाया, ये ज़ॉम्बीज तो ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन्ड लग रही हैं और इन्हें खाने पीने की भी जरूरत नहीं। अगर हम ऐसी ज़ॉम्बीज की आर्मी बना पाए तो कितना किफायती होगा। वेदांत ने उसकी तरफ देखा। तुमने वो क्रिस्टल खाया? ब्रेन मैटर तो ब्रेन मैटर है, चाहे इसे क्रिस्टल कितना ही फैंसी नाम दे दो, ये ज़ॉम्बी का या यूं कहें इंसानी ब्रेन मैटर ही है। वेदांश ने मन ही मन बड़बड़ाया। नहीं, मैं क्यों खाऊं? मैं तो इन्फेक्टेड नहीं हुआ। क्या पता वो चीज खाने से मैं कोई आधा इंसान आधा ज़ॉम्बी मॉन्स्टर बन जाऊं। वो तो भयानक होगा। बोलते ही उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। वो पलटा तो देखा कि कुछ लोग उसे घूर रहे थे, वो भी गुस्से से। सचमुच ये लोग बिल्कुल उस आभा वाली वाइब दे रहे हैं। मैं तो उनका जिक्र भी नहीं कर रहा था। वेदांश ने मुंह बनाया। वो जैसे ही वेदांत से कुछ बोलने वाला था, वेदांत ने पहले ही कह दिया, बेवजह इधर उधर मत भटकना। अगर किसी को तुम पसंद नहीं आए और उसने तुम्हारी पिटाई कर दी तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता।
वेदांश को लगा जैसे उसका ईगो 1000 टुकड़ों में बिखर गया। ये सचमुच उसका बड़ा भाई है। जब से वो आभा आई है तब से वो उसे इतना इग्नोर क्यों कर रहा है। उसने तो अभी अपनी जान जोखिम में डालकर उनके लिए एंटीडोट और स्प्रे लाया था। स्प्रे की बात याद आई, उसे तो बताना ही भूल गया कि वो किस लिए है। वो सचमुच बस चुपचाप निकल लेना चाहता था, लेकिन आखिर में उसकी कंसाइंस ने उसे रोक लिया और उसने स्प्रे के बारे में बताने का फैसला किया। चैप्टर 323। इस बार कटारा कम्युनिटी में डॉक्टर अवस्थी और उदय जैसे रिसर्च करने वाले लोग छोड़कर बाकी सब लोग एक्शन में थे। सबने ऑर्डरली ढंग से चारों गेट्स पर मोर्चा संभाला। गोंग की आवाज साउथ गेट से आई थी तो वेदांत साउथ गेट की तरफ गया। रंजीत और परम ने पूरी तैयारी कर रखी थी। रात के अंधेरे में सरप्राइज अटैक करने का प्लान था। अमूमन इस टाइम लोग अपने घरों में सो रहे होते हैं, लेकिन कटारा कम्युनिटी तो थी ही रूल ब्रेकर। पेट्रोलिंग करने वाले नमन के आदमी थे, जिनकी सजगता आम रेजिडेंट्स से कहीं ज्यादा थी। रंजीत और परम के लोग जैसे ही पास आए वो तुरंत पकड़े गए। पकड़े गए तो पकड़े गए, कोई बात नहीं। उनके पास तो ढेर सारे लोग थे और इस बार उन्होंने फुल तैयारी की थी। सोचा जब तक दुश्मन तैयार नहीं तब तक कटारा कम्युनिटी को एक झटके में कब्जा लेंगे। लेकिन 3 मिनट भी नहीं बीते कि गेट पर ढेर सारे लोग जमा हो गए। मर्द, औरतें, सबके हाथ में बंदूकें, सब एनर्जी से भरे हुए। ये कहाँ लग रहे थे कि नींद से जाकर जल्दी जल्दी लड़ने आए हैं। साफ था कि वो पहले से ही फुल अलर्ट पर थे। लेकिन अब जब वो गेट तक पहुंच ही चुके थे तो पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं था। भले ही सामने वाला तैयार था, ये जंग तो लड़नी ही थी। रंजीत के लोग भले ही प्रोफेशनल सैनिक नहीं थे, लेकिन वो सब ट्रेंड बॉडीगार्ड्स थे जिनकी फाइटिंग स्किल्स कमाल की थी। परम के लोग भी कोई कम नहीं थे। अगर कटारा कम्युनिटी ने पहले से इतने टाइट डिफेंस न किए होते तो शायद अब तक कई लोग मर चुके होते। कई औरतें जो पहली बार जंग में थी इतना डर गई थी कि सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उनके हाथ में बंदूकें थी लेकिन वो कांप रही थी। वंदना ने जोर से चिल्लाकर कहा, अगर तुम लोग गोली चलाने या मारने से डरोगे तो दुश्मन तुम्हें मार डालेगा, फिर तुम ही बुरी तरह मरोगे। शुरुआत में उनकी गोलियां बहुत तेज थीं, हम सिर नहीं उठा पाए, किसी ने कहा। जितना डरोगे उतनी जल्दी मरोगे, वंदना ने गोली चलाते हुए कहा। वेदांत भाई ने हमें सिखाया था ना कि दुश्मन की फायरिंग से बचते हुए कैसे गोली चलानी है। इतने दिन ट्रेनिंग की, कुछ भी याद नहीं रहा। दूसरों के भरोसे मत रहो कि वो तुम्हें बचाएंगे। इस बार अगर तुमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो देखना, आभा वापस आई तो तुम्हारी क्या हालत करेंगी। इंसान की सारी पोटेंशियल तो दबाव में ही निकलती है। ये औरतें जो पहले सिर्फ लॉजिस्टिक्स का काम करती थी, बाहर की गोलियों के दबाव और वंदना की धमकी हौसला बढ़ाने वाली बातों से हिम्मत जुटाकर बाहर की तरफ गोलियां चलाने लगी। हालांकि शुरू में उनकी गोलियां इधर उधर जा रही थी, बस रैंडमली फायर कर रही थी। शुक्र था कि वहां वेदांत और नमन जैसे लोग थे, जिनकी वजह से बाहर रंजीत और उसके लोग कटारा कम्युनिटी के पास भी नहीं पहुंच पाए। रंजीत एक छिपी हुई ऑफ रोड गाड़ी में बैठा बाहर की फाइटिंग सिचुएशन देख रहा था। आधे घंटे से ज्यादा बीत गए और वो लोग कटारा कम्युनिटी के मेन गेट तक नहीं पहुंच पाए। उसने परम से पूछा, बैकअप प्लान तो था ना? मेन गेट से नहीं घुस पाए तो दूसरी वेव को बाकी गेट से अटैक करने बोलो। मुझे तो नहीं लगता कि उनकी हर जगह इतनी टाइट डिफेंस होगी। परम और उसके लोग पहले ही कई प्लान्स पर डिस्कस कर चुके थे। उन्हें पता था कि आभा की कटारा कम्युनिटी को कब्जा करना आसान नहीं होगा, इसलिए उन्होंने कई बैकअप प्लान्स बनाए थे। अगर पहला और दूसरा प्लान काम न करे तो तीसरा और चौथा प्लान यूज करेंगे। इस बार वो पक्का ठान चुके थे कि कटारा कम्युनिटी को एक झटके में कब्जा लेंगे। मेन साउथ गेट पर अटैक करने वाले ज्यादातर रंजीत के लोग थे। परम के पास कम लोग थे और वो ज्यादातर कटारा कम्युनिटी के नॉर्थ गेट पर छिपे हुए थे। उसने पहले ही पता कर लिया था कि कटारा कम्युनिटी का नॉर्थ गेट थोड़ा अव्यवस्थित था, जहां घुसपैठ करना आसान था। उसे ये भी मालूम था कि वहां दूसरी मिलिट्री यूनिट सपोर्ट के लिए आई थी, जिसका फायदा उठाकर उसके लोग आसानी से घुस सकते थे। उनका प्लान तो बड़ा शानदार था। रात के अंधेरे में और सामने की फायरिंग से ध्यान भटकने की वजह से कोई ये नोटिस ही नहीं करता कि कोई घुस आया है। परम ने अपने लोगों को खास तौर पर एक यूनिफॉर्म पहनने को कहा था, ताकि वो कटारा कम्युनिटी में आसानी से घुस सकें। इस जंग के लिए रंजीत और परम ने घंटों डिस्कस किया था, तब जाकर ये प्लान फाइनल हुआ। उनके पास ढेर सारे हथियार थे और उन्हें पूरा यकीन था कि सब कुछ स्मूथली चलेगा। रंजीत को तो लग रहा था कि बैकअप प्लान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और ये सरप्राइज अटैक अपने आप कामयाब हो जाएगा। आभा तो कटारा कम्युनिटी की सोल थी, उसके बिना कटारा कम्युनिटी बस एक बिखरा हुआ ढांचा रह जाता। लेकिन उसने बहुत सिंपल सोच लिया था। उसे नहीं पता था कि कटारा कम्युनिटी सिर्फ आभा के दम पर नहीं टिकी थी। परम अपने 10 लोगों को लेकर चुपके से नॉर्थ गेट की तरफ गया। वो देखना चाहता था कि उसका पहले का इंतजाम कितना काम कर रहा है। आगे की तरफ गोलियों की बौछार चल रही थी, लेकिन पीछे का माहौल डरावना सा सन्नाटा लिए हुए था। परम के दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठने लगी। सालों के तजुर्बे ने उसे बताया कि ये सन्नाटा कुछ गलत था। चैप्टर 324। उसने जो लोग भेजे थे वो पुराने खिलाड़ी थे।
उन्हें पता था कि दुश्मन के इलाके में घुसते वक्त भी अपना रिट्रीट रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। लॉजिकली इस गेट पर कुछ लोगों का इंतजार करना चाहिए था, लेकिन वहां कोई नहीं था। लगता है कमांडर परम के लोग पहले ही घुसपैठ कर चुके हैं। शायद जल्दी ही वो कटारा कम्युनिटी को पीछे से चोट मारेंगे। रंजीत के एक आदमी ने बहुत ऑप्टिमिस्टिक ढंग से कहा। यहाँ तो एक भी बंदा नहीं दिख रहा। मौका है, हम भी चुपके से घुस जाते हैं। परम को ऐसा नहीं लगा। मुझे कुछ अजीब लग रहा है, जरा रुककर देखते हैं। बोलने वाला था बलजीत, रंजीत के अंडर एक बड़ा ऑथोरिटेटिव फिगर, जो पहले रंजीत का सिक्योरिटी कैप्टन था। वो काफी काबिल था, इसलिए रंजीत का उस पर पूरा भरोसा था। चूंकि इस गठजोड़ में असली बॉस रंजीत था, बलजीत ने परम, जो कि कमांडर था, को जरा भी तवज्जो नहीं दी। उसे लगता था कि अगर उसने उस वक्त आर्मी ज्वाइन की होती तो उसका रैंक परम से कम नहीं होता। और अब तो रैंक देखने का जमाना नहीं था, अब ताकत देखने का टाइम था। उसने तंज कसते हुए परम की तरफ देखा। कमांडर परम, कहीं तुम डर तो नहीं गए और रिट्रीट करने की सोच रहे हो? परम को रंजीत का सम्मान था, जो मुंबई का पुराना सबसे अमीर आदमी था और काबिल भी था। लेकिन बलजीत जैसे अनपढ़ और दिमागहीन गुंडों को वो 100 बार हिकारत की नजर से देखता था। हालांकि उसने इसे जाहिर नहीं होने दिया। अगर मैं डरता तो यहाँ होता ही नहीं। कटारा कम्युनिटी के लोगों को कम मत समझो। जिस तरह उन्होंने सामने दुश्मन का सामना करने की पूरी तैयारी की थी, ये मामला इतना आसान नहीं है। कहीं ये कोई ट्रैप तो नहीं? बलजीत ने कम्युनिटी के नॉर्थ गेट की अंधेरी तरफ देखा और मजाक उड़ाया। तुमने अपने सारे आदमी यहाँ अरेंज किए थे। अगर सचमुच कोई ट्रैप होता तो अब तक उन्हें सिग्नल देना चाहिए था। जब सिग्नल नहीं आया और तुम ट्रैप की चिंता कर रहे हो, तो क्या तुम्हारे लोग निकम्मे हैं या तुम कायर हो? परम का सीना गुस्से से फूलने लगा। अपनी जुबान संभालो। परम के बोलने से पहले ही उसके आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाए। कोई रैंडम बंदा उनके कमांडर पर अकड़ दिखाने की हिम्मत कर रहा था। मैंने कौन से गलत शब्द बोले? कहीं तुम्हें गिल्ट तो नहीं फील हो रहा? तुम। परम ने अपने आदमी को रोका और जबरदस्ती हंसते हुए कहा, टीम लीडर बलजीत बहुत बहादुर हैं। ऐसे में चलो अंदर चलते हैं। बलजीत ने हंसी उड़ाई और अपने लोगों को लेकर कटारा कम्युनिटी के नॉर्थ गेट की तरफ बढ़ा। भले ही बलजीत हर तरह से परम को हल्के में लेता था, लेकिन वो पूरी तरह मूर्ख नहीं था। उसने सीधे अंदर नहीं घुसा। पहले उसने एंट्रेंस का जायजा लिया, फिर परम को अपने उन लोगों से कांटेक्ट करने को कहा जो पहले ही घुस चुके थे। वो देखना चाहता था कि अंदर का सीन क्या है। परम ने मन ही मन सोचा, इतने काबिल हो तो खुद क्यों नहीं घुसते? मेरे लोगों पर क्यों डिपेंड कर रहे हो? लेकिन अब वो एक ही नाव में सवार थे, आपसी झगड़े का टाइम नहीं था। परम ने अपनी जेब से एक हारमोनिका निकाली और उससे सिकाड़ा की आवाज निकालते हुए एक खास रिदम में फूंका। लगभग 3 मिनट बाद अंदर से जवाब आया, एक सीटी से सिकाड़ा की आवाज, उसी रिदम में। परम की पहले की सारी चिंताएं खत्म हो गईं। लगता था उसने ज्यादा सोच लिया था। उसके सारे लोग कामयाबी से घुसपैठ कर चुके थे। मन शांत होने पर बलजीत ने बिना हिचकिचाहट अपने लोगों को कटारा कम्युनिटी के नॉर्थ गेट में ले गया। वो लोग एक मलबे के ढेर को बाईपास करके कम्युनिटी के अधूरे इंटरनल रास्ते से आगे बढ़ने वाले थे। लेकिन कुछ ही कदम चले और वो रुक गए। अरे वाह, तुम लोग तो फुल जोश में हो। हम तो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। परम के लोग जोंगजी की तरह बंधे हुए थे, उनके मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था। बलजीत और उसके ग्रुप को देखकर वो गूंगों की आवाज करने लगे। नमन ने खुद अपने लोगों के साथ वहां मोर्चा संभाला था और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। बलजीत और उसके ग्रुप को चारों तरफ से घेर लिया गया और बिना एक भी गोली चलाए उनकी हथियार छीन लिए गए। बंदे जाने के बाद बलजीत को एहसास हुआ कि परम उनके साथ अंदर नहीं आया था। वो कायर, वो बदमाश। बलजीत ने मन ही मन परम को 1000 बार कोसा, लेकिन एक भी शब्द उसके मुंह से नहीं निकल सका। क्यों? क्योंकि उनके मुंह में भी कपड़ा ठूंसा हुआ था। परम जब कम्युनिटी के आंगन में घुसा तो उसकी पहले की खुशी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। खतरे का एहसास उसे बता रहा था कि कुछ तो बहुत गलत था। इसलिए वो धीरे धीरे टीम के पीछे खिसक गया, मलबे के ढेर के पीछे छिपकर अंदर की सिचुएशन देखने लगा। अगर बलजीत और उसका ग्रुप बिना किसी प्रॉब्लम के अंदर चले जाते तो वो भी उनके पीछे जाता। लेकिन अगर ये सचमुच ट्रैप था तो वो अभी भी भाग सकता था। और वाकई उसका अंदाजा सही निकला। बलजीत और उसका ग्रुप समंदर में पत्थर की तरह डूब गया, बिना कोई आवाज किए। ये बहुत अनयूजुअल था। इसका मतलब सिर्फ ये हो सकता था कि अंदर ट्रैप सेट किए गए थे, बस उनके कूदने का इंतजार था। परम नॉर्थ गेट से रिट्रीट करने के बाद तुरंत साउथ गेट नहीं लौटा। अगर वो वापस जाकर रंजीत को बता देता कि उसका आदमी बलजीत को कटारा कम्युनिटी के लोगों ने पकड़ लिया है, तो रंजीत जरूर पूछता कि सिर्फ वो ही क्यों लौटा, वो भी बिल्कुल सही सलामत। रंजीत ये नहीं सोचेगा कि उसके लोग बेवकूफ थे, वो बस यही सोचेगा कि परम ने पूरी कोशिश नहीं की, जंग से भाग गया, या शायद उसका कोई और मकसद था। उनके बीच का ट्रस्ट शायद 50% से भी कम था। परम ने कटारा कम्युनिटी के नॉर्थ गेट पर थोड़ा सोचा, फिर सोचा कि कहीं छिपकर थोड़ी देर इंतजार करता है और फिर कुछ ज़ख्म लेकर वापस जाता है।
लेकिन तभी उसे एक गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी तेज थी कि साउथ की गोलियों की आवाज को भी दबा रही थी, और ये आवाज उसे बहुत जानी पहचानी लगी। टैंक की आवाज कैसे हो सकती है? क्या आभा वापस आ गई? न चाहते हुए भी उसे अब यकीन हो चला था कि आभा में वो चीजें हासिल करने की काबिलियत थी जो दूसरों के लिए नामुमकिन थी। रंजीत ने भी वो तेज होती गड़गड़ाहट की आवाज सुनी। उसने गाड़ी के बाहर पहरा दे रहे शख्स से पूछा, ये क्या आवाज है? पता नहीं, मैं चेक करता हूँ। वो शख्स जांचने गया और जल्दी ही घबराते हुए भागकर लौटा। मिस्टर रंजीत, मिस्टर रंजीत, बड़ी मुसीबत है। एक टैंक किस तरफ आ रहा है? रंजीत हैरान रह गया। उसने पूछा, टैंक कौन चला रहा है? उस शख्स ने थोड़ा सोचकर कहा, पता नहीं, लेकिन मैंने देखा कि इसके पीछे 2 और गाड़ियां आ रही हैं। वो आभा की गाड़ियां लग रही थी। चैप्टर 325। कटारा कम्युनिटी से कुछ किलोमीटर दूर ही आभा को गोलियों की आवाज सुनाई दी। आभा, गोलियां चल रही हैं। राकेश अभी भी गाड़ी ड्राइव कर रहा था, वापसी के रास्ते में। बोलते बोलते उसने एक्सीलेटर पर पैर रख दिया, किसी भी पल फुल स्पीड में भागने को तैयार। नीति ने कहा, क्या फिर से ज़ॉम्बीज़ होंगे? चाहे कुछ भी हो, वेदांत वहां था तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं था। कुछ न बिगड़ना अलग बात थी, लेकिन चूंकि वो लोग पहुंच ही रहे थे तो फटाफट वापस जाना जरूरी था। वो तो अंदर बाहर से पिंसर अटैक भी कर सकते थे। जैसे जैसे वो कटारा कम्युनिटी के करीब पहुंचे, उन्हें साफ दिखाई दिया ज़ॉम्बीज़ नहीं थे बल्कि लोग थे, और देखने से तो ढेर सारे लोग। कौन सा बेवकूफ इतना अंधा है जो हम पर अटैक करने की हिम्मत कर रहा है? राकेश ने गुस्से में कहा, अब खुद को पूरी तरह कटारा कम्युनिटी का हिस्सा मानता था। नीति ने कहा, मैं शर्त लगा सकती हूँ, ये वेदांश का बाप होगा, जिसे पता है कि आभा यहाँ नहीं है तो मौके का फायदा उठाने चला आया। रंजीत की गाड़ी तो पहले ही तबाह हो चुकी थी। अब या तो उसे परम की गाड़ी में जाना था या बॉडीगार्ड्स के साथ बड़े ट्रक में। उसने जाहिर तौर पर परम की गाड़ी को चुना। परम का ख्याल आते ही उसे याद आया कि परम और बलजीत अपने लोगों को लेकर कटारा कम्युनिटी के नॉर्थ गेट गए थे और अभी तक नहीं लौटे। न तो वो दिखे न उनकी कोई खबर आई। और ये देखकर कि कटारा कम्युनिटी का अटैक कम होने की बजाय और बढ़ गया था, उसे यकीन हो गया कि वो लोग मुसीबत में फंस गए हैं। अब अगर नहीं भागे तो कब? रंजीत ने घुटने के दर्द को बर्दाश्त करते हुए तेजी से परम की गाड़ी की तरफ बढ़ा। अचानक एक शख्स सामने आया और उसके साथ गाड़ी की तरफ दौड़ा। चांदनी में रंजीत ने साफ देख लिया, ये कोई और नहीं, परम था। दोनों ने लगभग एक साथ ड्राइवर और पैसेंजर सीट पर छलांग लगाई। बिना कुछ बोले, एकदम टैसिट अंडरस्टैंडिंग में, परम ने इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी भगाते हुए कटारा कम्युनिटी से बाहर निकल गया। रंजीत ने रिट्रीट का ऑर्डर दे दिया। उसके लोग भी तुरंत अटैक छोड़कर ट्रकों की तरफ भागे। लेकिन बदकिस्मती से उनके ट्रक भी आभा के टैंक ने उड़ा दिए और इस चक्कर में कई लोग मारे गए। बिना गाड़ियों के अब वो सिर्फ भाग सकते थे। जल्दी ही रंजीत के लोग घबराहट में इधर उधर बिखर गए और गेट पर सन्नाटा छा गया। सिर्फ बारूद की गंध बता रही थी कि अभी अभी यहाँ जंग हुई थी। कटारा कम्युनिटी का मेन गेट धीरे धीरे खुला। राकेश ने सबसे पहले गाड़ी अंदर ड्राइव की, फिर वो ट्रक आया जो वो पहले चला रहे थे, और आखिर में टैंक। कटारा कम्युनिटी के लोगों ने पहले कभी टैंक नहीं देखा था। सब आंगन में खड़े होकर इस विशाल गाड़ी को कौतूहल से देख रहे थे। वेदांत काले कॉम्बैट सूट में आभा की तरफ बढ़ा। आभा भी गाड़ी से उतरी और दोनों आमने सामने मिले। वेदांत के पास पसीने और बारूद की हल्की सी गंध थी, जबकि आभा से हल्की ताजगी भरी खुशबू आ रही थी। सब कुछ स्मूथ रहा? तुम ठीक हो? दोनों ने एक साथ बोला। आभा ने पहले जवाब दिया, सब कुछ स्मूथ रहा। देखा नहीं, मैं टैंक तक ले आई। ना सिर्फ स्मूथ रहा बल्कि उसने गिफ्ट्स भी लाए थे, अच्छा खासा माल बटोरा था। वेदांत ने सिर हिलाया और बोला, मैंने अपना मिशन पूरा किया। दुश्मन को एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने दिया। सबके सामने वेदांत ने खुद को एक आदमी की तरह पोजीशन किया, वो भी पूरी तरह डेडिकेटेड। शुरू से ही जब उसने आभा को लीड करने दिया, वो चुपके से पीछे से उसका सपोर्ट करता रहा। तुम सबने बहुत मेहनत की, सबने बहुत मेहनत की। आभा ने दूसरा सेंटेंस जोर से बोला ताकि सब सुन सकें। आभा थी ही पॉपुलर लीडर। हर बार जब खतरा आता, वो सबको उसकी काबिलियत का फिर से लोहा मनवाती थी। वो न सिर्फ सबके लिए खाना ला सकती थी, बल्कि बंदूकें, गोला बारूद, जहाज और अब तो टैंक भी। कोई भी आभा की काबिलियत पर शक नहीं करता था। उसे एडमायर करने के साथ साथ लोग उस और वेदांत के रिश्ते से जलन भी करते थे, खासकर औरतें। आभा। नमन भी पीछे से आया। आभा और बाकियों को सेफ देखकर वो भी बहुत खुश था। मैंने नॉर्थ गेट पर कुछ लोगों को पकड़ा है। तुम अभी जाकर देखना चाहती हो या कल तक वेट करें? रात के 1 बज चुके थे और आभा और उसका ग्रुप लंबे सफर से अभी अभी लौटा था। उन लोगों से पूछताछ के लिए कल तक इंतजार करना ठीक था। आभा ने कहा, उन्हें अभी सुरक्षित रखो, बाकी बातें कल करेंगे। सबने आज रात बहुत मेहनत की है, जल्दी जाओ और आराम करो। सब लोग सचमुच थक चुके थे।
कम्युनिटी में रहने वालों ने अभी अभी एक थ्रिलिंग जंग झेली थी और जो लोग लौटे थे उन्होंने कई घंटों का सफर किया था, रास्ते में कूदते ज़ॉम्बी से लड़ते हुए। जिन्हें आराम चाहिए था वो आराम करने चले गए, लेकिन पेट्रोलिंग टीम को अभी भी पेट्रोल करना था। शुक्र था कि पेट्रोलिंग टीम में नमन के आदमी थे जिनकी फिजिकल और मेंटल कंडीशन अच्छी थी, तो रात के बाकी हिस्से की पेट्रोलिंग के लिए वो भरोसेमंद थे। कुकू, वेदांत और आभा के पीछे पीछे बिल्डिंग 5 की यूनिट 1 की तरफ गया। बिल्डिंग 5 यूनिट 1 के बाकी रेजिडेंट्स ने जानबूझकर उनसे दूरी बनाए रखी। जितना हो सके वो थर्ड व्हील बनने से बचते थे। प्रतीक ने रवि के लोगों को सेटल करने का इंतजाम किया, फिर वापस लौटा। रास्ते में उसकी मुलाकात आरुष से हुई और वो साथ साथ वापस चले। चलते चलते प्रतीक ने जिया की हालत के बारे में पूछा। पिछली बार जब से जिया को कुकू ने काटा था वो काफी सुधर गई थी, लेकिन उसकी चोटें जल्दी ठीक होने वाली नहीं थी। चैप्टर 326। आरुष अपनी सगी बहन को मरने नहीं दे सकता था। वो रोज वक्त पर उसे खाना और पानी देता था और घर में रखी दवाइयां भी देता था, लेकिन उसने उससे फिर कभी बात नहीं की। वो उसकी देखभाल करता था, लेकिन अब वो उसके लिए आभा से गिड़गिड़ाने नहीं जाता था। वो जितना हो सके उसकी केयर करता, और अब वो जिए या मरे ये उसकी किस्मत पर था। वो अपनी बहन को अच्छे से जानता था। उसका पछतावा शायद सिर्फ मजबूरी में किया गया समझौता था, जैसा कि पहले कई बार हुआ था। जब भी वो मुसीबत में पड़ती वो कमजोरी दिखाकर अपने भाई से गिड़गिड़ाती थी, लेकिन जैसे ही क्राइसिस टल जाता वो तुरंत दुश्मन बन जाती थी। नीति और राकेश जब वापस जा रहे थे तभी तरुण उनके पीछे पीछे आ गया। नीति ने उसे साफ मना कर दिया था, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मान रहा था। वो बार बार मौके ढूंढने की कोशिश करता और अगर मौका न मिले तो खुद बना लेता, जैसे अभी। नीति, आभा के साथ तुम्हारा ट्रिप स्मूथ रहा? तरुण बड़ा एडजस्टेबल इंसान था। पहले वो सेल्स में था और उसमें वो गजब का था। सेल्स वाले लोग तो वैसे भी चिकनी जुबान और माहौल पढ़ने में माहिर होते हैं। पहले वो ज्यादा उतावला हो गया था, जिसकी वजह से नीति को वो पसंद नहीं आया। अपनी गलतियों पर सोचने के बाद लिटिल झो ने अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी। चूंकि नीति को उसका पर्सनल लाइफ में दखल देना और राकेश को टारगेट करना पसंद नहीं था, उसने फैसला किया कि वो राकेश को भाई की तरह ट्रीट करेगा। वो राकेश के जरिए काम करेगा, उसे अपनी नीति को पाने की अटल जिद दिखाएगा ताकि राकेश खुद ही हट जाए। उसने तो ये भी सोचा कि सिंपैथी कार्ड खेलकर राकेश को दया के नाम पर हटने को मजबूर कर दे। कुल मिलाकर वो हार मानने वाला नहीं था, बस तरीका बदल लिया। जब से नीति ने उसे वार्निंग दी थी वो उसे इतना तंग नहीं करता था। बदले में नीति भी उसे इज्जत देती थी और जानबूझकर दूरी नहीं बनाती थी। काफी स्मूथ रहा, नीति ने जवाब दिया। तरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम और राकेश दोनों ही काबिल लोग हो, तभी तो आभा तुम्हें बाहर ले गई। मेरे जैसे जो तुम जितना अच्छा शूट भी नहीं कर सकता, वो तो बस यहीं रहकर जगह की रखवाली कर सकते हैं। नीति ने कहा, यहाँ रहना और बाहर जाना एक ही बात है, बस रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग है। ये तो सही है। एक तरह से हम जो पीछे रहते हैं वो और भी रिस्क में होते हैं। आज का दिन ही देख लो। जब दूसरों को पता चला कि आभा कम्युनिटी में नहीं है, उन्होंने मौका देखकर छापा मार दिया। वो तो पक्का ठान चुके थे कि हमें नेस्तनाबूद कर देंगे। अगर वेदांत भाई नहीं होते तो पता नहीं अब क्या सीन होता। बोलते बोलते तरुण ने अपना एक हाथ बढ़ाकर राकेश के कंधे पर रख दिया। राकेश, जब तुम्हें टाइम मिले मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे? मुझे लगता है मैं बहुत कमजोर हूँ और तुम लोगों जितना अच्छा बनना चाहता हूँ। राकेश सीधा साधा था और हंसते हुए तुरंत राजी हो गया। हाँ बिल्कुल, बस ये मत कहना कि मैं बहुत रफ हूँ। तरुण ने फटाफट कहा, अरे बिल्कुल नहीं। नीति को तो तुम रफ नहीं लगते, तो मैं भला इतना बड़ा मर्द होकर क्यों शिकायत करूंगा। नीति और राकेश को तरुण की छिपी मंशा का अंदाजा नहीं था। तीनों मस्ती में पास की यूनिट 2 की तरफ चल पड़े। जब कटारा कम्युनिटी में सब जोश में थे तब भागकर गए रंजीत और परम की सूरतें उतरती जा रही थी। परम ड्राइव कर रहा था और रंजीत पैसेंजर सीट पर बैठा था। परम ने पहले बोला, मेरे जितने लोग नॉर्थ गेट पर गए थे सब पकड़े गए। उन्होंने हमारे लिए ट्रैप सेट किया था और हम उसमें फंस गए। बाकी सब भी पकड़े गए। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकला। रंजीत कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, नमन के अलावा जिसे तुम्हारी मिलिट्री डिपार्टमेंट ने असिस्ट करने भेजा था, क्या आभा के पास और भी काबिल लोग हैं? तुमने तो कहा था कि नमन की लीडरशिप स्किल्स एवरेज हैं, लेकिन आज रात की जंग देखकर तो नहीं लगता कि उसकी लीडरशिप स्किल्स एवरेज हैं। परम ने खास तौर पर नमन की जांच की थी। उसके पुराने रिकॉर्ड्स बताते थे कि वो लॉयल तो है, लेकिन स्ट्रैटेजी बनाने में कमजोर है। उसका कैरेक्टर सॉलिड है, लेकिन वो उतना फुर्तीला नहीं। वो जंग लड़ने में अच्छा है, लेकिन स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करने में नहीं। परम को अचानक याद आया कि उसने छाया में किसी को नमन से कहते सुना था, वेदांत भाई ने तुम्हें बस इस जगह की रखवाली करने को कहा था, उनकी साइड की चिंता मत करो। परम ने रंजीत की तरफ देखा और कहा, इस बार शायद नमन कमांड में नहीं था। मैंने उन्हें एक नाम लेते सुना, वेदांत। मुझे उसका बैकग्राउंड नहीं पता, लेकिन उनके लहजे से लगता था कि वो उसका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं।
आभा के जाने के बाद शायद वही कटारा कम्युनिटी को लीड कर रहा था। तुमने उस शख्स का नाम क्या बताया? वेदांत। तब जाकर परम को रिएक्शन हुआ। वेदांत का सरनेम भी रॉय था। रंजीत के हैरान लहजे को देखकर उसने रंजीत की तरफ देखा। क्या वो तुम्हारे रॉय फैमिली का कोई शख्स हो सकता है? परम को नहीं पता था कि रंजीत का एक बेटा है। उसने अंदाजा लगाया कि वेदांत शायद रंजीत की फैमिली की किसी दूसरी ब्रांच का बच्चा होगा, क्योंकि रंजीत के सारे करीबी रिश्तेदार रॉय ग्रुप के लिए काम करते थे और अब रंजीत के साथ थे। सिर्फ वो रिश्तेदार जो रंजीत के करीब नहीं थे वो अपनी राह चुनते थे। लेकिन उसे कभी नहीं लगा कि वेदांत न सिर्फ कोई साइड रिश्तेदार नहीं बल्कि रंजीत का अपना सगा बेटा था। लेकिन इस वक्त रंजीत ने ये नहीं बताया कि वेदांत उसका बेटा है। उसे यकीन नहीं था कि कटारा कम्युनिटी का ये वेदांत वाकई उसका बड़ा बेटा है, जिससे वो लंबे वक्त से नहीं मिला, या ये बस नाम का इत्तेफाक है। रंजीत ने शांत लहजे में कहा, दुनिया में रॉय सरनेम वाले ढेर सारे लोग हैं, सब मेरे रिश्तेदार तो नहीं। वो लोग 200 से ज्यादा लोगों और ढेर सारे हथियारों गोला बारूद के साथ आए थे। वापसी में सिर्फ 2 लीडर गाड़ी चलाकर निकले। बाकी जो लोग रिट्रीट कर रहे थे उन्हें पैदल जाना पड़ा क्योंकि उनके ट्रक तबाह हो चुके थे। भले ही लांगगे कटारा कम्युनिटी से ज्यादा दूर नहीं था और दोनों मुंबई में थे, लेकिन मुंबई बड़ा शहर था। गाड़ी से जाने में 2.5 घंटे से ज्यादा लगते थे तो पैदल जाने में पूरी रात लग जाती थी। थकान और भूख के साथ और रास्ते में ज़ॉम्बी से हुए नुकसान की वजह से जब रंजीत ने अपने लोगों को लेने के लिए आदमी भेजे तो 100 से ज्यादा रिट्रीट करने वालों में से सिर्फ 40-50 लोग बचे थे। ज्यादातर नुकसान रंजीत के लोगों का हुआ था, लेकिन रंजीत के बहुत लोग पकड़े गए थे और उनकी किस्मत का कटारा कम्युनिटी में कोई अतापता नहीं था। ये लोग, जिनकी किस्मत का कुछ पता नहीं था, एक साथ बंधे हुए थे, पूरी रात और सुबह भूखे प्यासे रहे। अगले दिन दोपहर को आखिरकार उन्हें आभा दिखी। पिछली बार लांगड़े में आभा ने उनमें से ज्यादातर से मुलाकात की थी। ये खूबसूरत लेकिन बेरहम लड़की उन्हें किसी भी तरह का तिरस्कार दिखाने की हिम्मत नहीं करने देती थी। वो मछलियां थे और वो कसाई थी, तो वो कोई गुस्ताखी करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। उनका और आभा का कोई गहरा बैर नहीं था, वो तो बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे। तो उनकी पहली रिएक्शन थी ये पता करना कि आभा से अपनी जान कैसे बचाई जाए। आभा ने किसी को बलजीत के मुंह से कपड़ा हटाने को कहा, फिर एक कुर्सी खींचकर बैठ गई। आज उसने फिटेड ट्राउजर्स और शॉर्ट स्लीव टॉप नहीं पहना था, बल्कि एक ढीली सिल्क ड्रेस थी जिसके ऊपर हल्की ग्रे सन प्रोटेक्शन शर्ट थी। उसका पूरा शरीर कपड़ों से ढका था, लेकिन लंबी ड्रेस की स्कर्ट चलते वक्त हल्के से हिल रही थी, जो उसकी फेमिनिन ग्रेस को हाईलाइट कर रहा था। उसके सॉफ्ट और खूबसूरत लुक के बावजूद वहां मौजूद किसी भी मर्द की हिम्मत नहीं थी कि उसे सचमुच एक नाजुक औरत समझ ले। मिस आभा, हमारे छोटे मालिक अब कैसा है? बलजीत ने पूछा। ये आदमी सिर्फ रेकलेस फाइटर नहीं था, जरूरी वक्त पर वो दिमाग भी लगाता था। उसे पता था कि कैसे बोलना है और क्या कहना है ताकि बीती रात का छापा जायज लगे। तुम किसके बारे में पूछ रहे हो? आभा ने पूछा। बलजीत कुछ सेकंड हिचकिचाया, फिर बोला, वेदांश। उसे बीती रात ही पता चल गया था कि वेदांत भी यहाँ है, और रंजीत के बॉडीगार्ड कैप्टन होने के नाते वो रॉय फैमिली के मामलों से अच्छे से वाकिफ था। उसे बखूबी पता था कि वेदांत रॉय फैमिली का बड़ा बेटा है, इसलिए उसने कंफ्यूज होने का नाटक नहीं किया। चैप्टर 327। अगर मैंने वेदांश का कुछ किया तो तुम मेरा क्या कर लोगे? आभा का लहजा हल्का था, लेकिन उसकी मौजूदगी दबंग थी। वो उसका क्या कर सकता था? वो तो खुद मिट्टी का बुद्धा था, जो नदी पार करते वक्त मुश्किल से अपनी जान बचा पा रहा था। उसने आभा से वेदांश के बारे में पूछा था ताकि ये जताए कि बीती रात का छापा वेदांश को बचाने के लिए था, न कि आभा और उसकी कटारा कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए। मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं बस एक सबॉर्डिनेट हूँ, ऑर्डर फॉलो करता हूँ। छोटे मालिक की सेफ्टी की फिक्र है, बलजीत ने कहा। तुम काफी लॉयल हो, लेकिन मुझे ऐसी बेवकूफी भरी लॉयल्टी से सख्त नफरत है। ऐसे लोगों से डील करने का मेरा एक ही तरीका है, मार डालो। बलजीत की आईब्रो सिकुड़ी। क्या उसने गलत घोड़ा दांव पर लगा दिया? उसका दिमाग तेजी से चला। उसने पहले जो सुना और देखा था और बीती रात की बार बार सोच विचार को जोड़ा। उसे लगा कि आभा को वेदांत से नाराजगी थी, लेकिन वेदांत के साथ उसका रिश्ता कुछ खास था। तो उसे बलजीत या रंजीत और वेदांत के प्रति लॉयल लोगों से चिढ़ शायद वेदांत के लिए सिंपैथी की वजह से थी। जल्दी ही उसने फैसला कर लिया, आभा की पसंद के हिसाब से बात करने की प्लानिंग की। सब कुछ सर्वाइवल के लिए है, बस एक निवाले की खातिर। क्या मिस आभा कोई रास्ता दे सकती हैं? उसका मतलब साफ था, अगर आभा उसे जीने का रास्ता दे तो वो रंजीत को धोखा दे सकता है। आभा ने होठों पर हल्की सी मुस्कान लाई, उसके लहजे में थोड़ी बेबसी थी। एक नाजुक औरत होने के नाते मुझे लड़ाई झगड़ा और कत्ल करना बिल्कुल पसंद नहीं। अगर बातचीत से काम बन सकता है तो कौन मारना चाहेगा? हाँ, नाजुक औरत। बलजीत ने आभा के बनावटी लहजे और एक्सप्रेशन को इग्नोर किया और मन ही मन राहत महसूस की। अगर आभा नरम पड़ रही थी तो उसे जीने का मौका मिल सकता था। अगर वो बच गया तो क्या उसे भविष्य में बदला लेने का डर होगा? आभा ने बलजीत को बाहर ले जाने का ऑर्डर दिया, फिर बाकी लोगों के मुंह से कपड़ा हटाने को कहा।
फिर वो खुद खड़ी हुई जाने की तैयारी में और सामने खड़े लोगों से बेपरवाह बोली, सबको मार डालो। उन लोगों ने सोचा था कि आभा उनके मुंह से कपड़ा हटवाकर उनसे बात करेगी, जैसे बलजीत से की थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और मारने का ऑर्डर दे दिया। भले ही वो छोटे मोटे किरदार थे, मछलियां थे, फिर भी ऐसा ट्रीटमेंट तो नहीं होना चाहिए था। लेकिन अभी ये सोचने का वक्त नहीं था। सबसे जरूरी था अपनी जान बचाना। रुको, मुझे कुछ कहना है। बलजीत तुम्हें धोखा दे रहा है। वो तुम्हारे सामने कैसे सरेंडर कर सकता है? उसकी बीवी और बच्चे अभी भी हमारे बॉस रंजीत के पास हैं। हमें जीने का रास्ता दो प्लीज। हम अब से तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं। कई लोगों ने बोलना शुरू किया, लेकिन ज्यादातर रंजीत के आदमी थे। परम के कुछ लोग चुप रहे। ये हैरानी की बात नहीं थी। परम के आदमी सैनिक थे और सैनिकों का अपना गर्व होता है, वो जबरदस्ती न होने पर गिड़गिड़ाते या सरेंडर नहीं करते। दूसरी तरफ रंजीत के लोग पैसे के लिए काम करते थे और अपनी जान को सबसे ऊपर रखते थे। आभा वापस बैठ गई। ठीक है, फिर मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। मुझे एक वजह दो कि मैं तुम्हें क्यों न मारूं। मौका देने का मतलब था कि उन्हें कुछ वैल्यूएबल कहना होगा। तो रंजीत के आदमियों ने दिमाग पर जोर डाला। रंजीत के बारे में जो भी जानते थे उसे याद करने लगे। ज्यादातर ने बोरिंग गॉसिप ही सुनाई, लेकिन एक शख्स की बात ने आभा का ध्यान खींचा। उसने कहा कि रंजीत को वास्तव में दिशा से कोई मोहब्बत नहीं थी। उसने उसे सिर्फ इसलिए रखा था क्योंकि उसका एक पावरफुल बैकर था। उसने ये भी कहा कि रंजीत की पिछली शादी भी फायदे की थी, प्यार की नहीं। उसने दावा किया कि ये अफवाह कि रंजीत अपनी दूसरी पत्नी से प्यार करता था इसलिए अपने छोटे बेटे को बहुत लाड करता था, गलत थी और वेदांश की मां की मौत के पीछे कुछ और राज था। आभा ने उस शख्स को फिर से देखा। वो 50 से ज्यादा उम्र का लग रहा था और काफी अच्छे कपड़े पहने था। इस उम्र का शख्स शायद सालों से रॉय ग्रुप के लिए काम कर रहा था और उसे सचमुच कुछ ऐसी इनसाइड इन्फो पता हो सकती थी जो दूसरों को नहीं मालूम। आभा ने रंजीत के सारे आदमियों को बाहर ले जाने को कहा, सिर्फ परम के लोगों को छोड़कर। उसकी नजर उन पर पड़ी। परम का प्लान काफी चालाक था। उसने अपने आदमियों को खास तौर पर यूनिफॉर्म पहनाई थी ताकि वो नमन की टीम में घुसकर वेदांत को अंदर से चोट मार सकें। लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने गलत अंदाजा लगाया। नमन और उसकी टीम लंबा सफर करके आए थे और सिर्फ वही कपड़े पहने थे जो उनके पास थे। आभा ने मॉल से पहले लाए हुए कपड़े सबको बांटे थे, सब शॉर्ट स्लीव शर्ट्स। जब शॉर्ट स्लीव शर्ट्स मिल गए तो वो लोग अपनी भारी यूनिफॉर्म क्यों पहनते? तो जैसे ही वो कम्युनिटी के नॉर्थ गेट से घुसे वो पकड़े गए। उनकी कम्युनिटी में कोई इतने मोटे लॉन्ग स्लीव कपड़े नहीं पहनता था, यूनिफॉर्म तो दूर की बात। नतीजा उल्टा हुआ, वो तुरंत एक्सपोज हो गए और रंगे हाथों पकड़े गए। बीती रात 30 से ज्यादा लोग उस छोटे से कमरे में ठूंसे गए थे जो 30 स्क्वायर मीटर से भी कम था और वो अभी भी अपनी यूनिफॉर्म में थे। वो ऐसे पसीना बहा रहे थे जैसे स्टीमर में स्टीम हो रही हूँ। इतना पसीना बहने की वजह से अब वो प्यास से बेहाल थे। उनकी जुबान ऐसी लग रही थी जैसे कोई हाथ उसे पेट में खींच रहा हो। एक तरफ उनके पास सचमुच कहने को कुछ खास नहीं था, दूसरी तरफ वो इतने प्यासे थे कि मुंह खोलना मुश्किल था। हर एक्स्ट्रा शब्द में और लार खर्च होती। तुम्हें कुछ कहना है? आभा ने पूछा। उन कुछ लोगों ने आभा की तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं बोले। आभा ने हल्का सा सिर हिलाया और बोली, अगर तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है तो मैं और नरमी नहीं दिखाऊंगी। गार्ड सा, इस कमरे के दरवाजे और खिड़कियां सील कर दो, फिर 2 और चूल्हे जलाओ। वो लोग हैरानी से आभा की तरफ देखने लगे। आभा ने मीठे अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे कैप्टन परम से पहले मिल चुकी हूँ। वो प्रशांत का इंस्ट्रक्टर था। उसका सम्मान करते हुए मुझे तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखना होगा ताकि तुम्हें ठंड न लगे। सबसे क्रूर बातें सबसे नरम लहजे में कहना, ये थी आभा। उन्हें बीती रात से एक घूंट पानी नहीं मिला था और वो इतना पसीना बहा चुके थे। वो पहले ही गर्मी से ढहने की कगार पर थे और अब वो दरवाजे खिड़कियां बंद करके चूल्हे जला रही थी। ये तो उन्हें गर्मी से बेहोश करके मार डालने की बात थी। आभा ने ऑर्डर देकर वहां से निकल लिया। जल्दी ही दरवाजे और खिड़कियां टाइटली बंद कर दिए गए और चूल्हे जला दिए गए। कमरा एक बड़ा ओवन बन गया। नीति, जो दरवाजे पर गार्ड दे रही थी, ने आभा को थम्स अप दिया। तुम कमाल हो। 50 डिग्री की गर्मी में चूल्हे जलाना, ये तो उन्हें जर्की बना देगा। ये तो एक गोली से कहीं ज्यादा क्रूर है। चैप्टर 328। आभा हंसी, ये मैंने तुमसे ही तो सीखा है ना। सही इंसान के लिए सही तरीका यूज करना पड़ता है। ये लोग सख्त जिद्दी हैं, इनके साथ सिर्फ रफ नहीं चलेगा, ऐसा करना पड़ता है। कॉलेज के दिनों में नीति उन लोगों से ऐसे ही डील करती थी जो उसे और आभा को बुली करते थे। तो मैं तुम्हारी मेंटोर थी। बिल्कुल। मैं तुम्हारे पास इसलिए आई क्योंकि मुझे कुछ बताना है। चलो रास्ते में बात करते हैं। आभा और नीति बात करते हुए चली गई। दरवाजे पर गार्ड दे रहे कुछ लोग एक साथ सोचने लगे, किसी गुंडे को नाराज करना ठीक है लेकिन औरत को नाराज मत करना। रंजीत का कटारा कम्युनिटी पर सरप्राइज अटैक कोई टोटल डिजास्टर तो नहीं था, लेकिन लॉसेस भारी थे।
वो लगभग 300 लोग लेकर गए थे, जिसमें परम के आदमी भी शामिल थे, लेकिन सिर्फ 100 के आसपास ही वापस आए। सबसे बड़ी बात, कुछ लोग जो वापस आए उनके पेट में हरी मक्खियां घुसी हुई थी। ये खून पीकर मोटी हो चुकी मक्खियां वापसी के बाद फट पड़ी और चारों तरफ फैल गईं, जिससे और लोग इन्फेक्टेड हो गए। रंजीत और उसके आदमियों ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था और वो अनप्रिपेयर्ड थे, और लोग मर गए और रंजीत को मजबूरी में उन लोगों को खत्म करना पड़ा जिन पर इन्फेक्शन का शक था। ये कोई फायरिंग स्क्वाड नहीं था, बल्कि लोगों को जिंदा जला दिया गया। नतीजा, रंजीत के और भी आदमी खत्म हो गए और लांगे पवेलियन में एक अजीब डरावनी खामोशी छा गई। परम प्रशांत से मिलने गया, जो अभी भी एक अजीब सुन्न हालत में था। थोड़ी ऑब्जर्वेशन और टेस्टिंग के बाद परम ने कंफर्म किया कि प्रशांत सचमुच ज़ॉम्बी बन चुका था, लेकिन वो बाहर के ज़ॉम्बी से अलग था। वो बिना वजह किसी को नहीं काटता था और इस ट्रेनिंग पीरियड के बाद वो परम पर डिपेंडेंट हो गया था। थोड़ा और टाइम और वो परम के लिए एक तगड़ा हथियार बनने वाला था। जब परम अपने और प्रशांत के ब्राइट फ्यूचर के सपने देख रहा था, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। वो जल्दी से उठा और बाहर गया। स्टडी के बाहर उसका एक भरोसेमंद आदमी खड़ा था। उसने परम के कान में फुसफुसाया, कमांडर, मैंने अभी रंजीत को दिशा के साथ जाते देखा। क्या हम किसी को उनके पीछे लगाएं? सिर्फ वो दो? हाँ, रंजीत के सेक्रेटरी के अलावा बस वो दो। दिशा की शादी रंजीत से होने वाली थी, लेकिन एपोकैलिप्स ने शादी को होल्ड पर डाल दिया था। रंजीत कॉर्पोरेशन में कई लोग जानते थे कि दिशा उनके सीईओ रंजीत की मंगेतर है, तो उनके साथ आने जाने में किसी को कुछ अजीब नहीं लगा। लेकिन परम को पता था कि उनके बीच ऐसा कुछ नहीं था। दिशा रंजीत को तुच्छ समझती थी और रंजीत भी उसे खास पसंद नहीं करता था। उनके साथ होने का कोई और मकसद था। परम ने रंजीत से गठबंधन दो वजहों से किया था। पहला, मुंबई में वो अकेला पड़ गया था और उसे मदद चाहिए थी। दूसरा, उसके पीछे के लोगों ने उसे रंजीत से मिलने को कहा था। उनका पीछा करो और देखो वो कहाँ जा रहे हैं। ध्यान रखना, पकड़े न जाओ। वो आदमी सिर हिलाकर चला गया। परम वापस अंदर गया, प्रशांत को एक नजर देखा, फिर बुकशेल्फ को वापस जगह पर रखकर बाहर निकल गया। जैसे ही वो गया, बुकशेल्फ अंदर से खुला। प्रशांत चुपके से स्टडी से निकला, कॉरिडोर की खिड़की से कूदा और फिर एक एसयूवी के नीचे छिप गया। थोड़ी देर बाद परम का आदमी ऊपर से नीचे आया, उस एसयूवी की ड्राइवर सीट पर बैठा और व्हाइटफील्ड से गाड़ी भगा ले गया। दिशा की चोटें ज्यादा गंभीर नहीं थी और थोड़ी रिकवरी टाइम के बाद वो काफी हद तक ठीक हो गई थी, लेकिन उसका चेहरा फीका था। जाहिर है, उसकी ये हालत सिर्फ चोटों की वजह से नहीं थी, इसमें आभा का भी हाथ था। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? दिशा ने उदास चेहरे से पूछा। जाने से पहले उसने रंजीत से पूछा था, लेकिन उसने कहा था कि गाड़ी में बताएगा। अब वो काफी दूर आ चुके थे और रंजीत ने अभी तक कुछ नहीं बताया, तो उसने फिर पूछा। रंजीत ने पास रखा एक कागज उठाया और दिशा को थमा दिया। ये देखो। दिशा ने शक के साथ कागज लिया और पढ़ा। पढ़ने के बाद उसका चेहरा गंभीर हो गया। ये मुमकिन नहीं है। उसने कागज सीट पर रख दिया, चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। रंजीत बोला, मुझे तुम्हें झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। मैं साफ साफ बता रहा हूँ, मुझे तुममें इंटरेस्ट था और ये सगाई इसलिए हुई क्योंकि तुम्हारे असली पिता की वजह से। दिशा का दिमाग उलझ गया। ये कैसे हो सकता है? वो मल्होत्रा फैमिली की बेटी कैसे नहीं हो सकती? भले ही मल्होत्रा फैमिली कोई टॉप टियर रईस खानदान नहीं थी, लेकिन उनका कुछ नाम था। अगर उसकी माँ ने शादी के वक्त उसे प्रेग्नेंट होकर मल्होत्रा फैमिली में कदम रखा था, तो इतने सालों तक ये बात कैसे छिपी रही? इतने सालों से मल्होत्रा फैमिली की सबसे बड़ी बेटी होने के नाते उसे अपने छोटे भाई बहनों से ज्यादा प्रिविलेज मिले थे। ये सब इसलिए था क्योंकि उसे पता था कि उसके पिता उसे कितना प्यार करते थे। जब मल्होत्रा फैमिली को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा और उन्हें रंजीत फैमिली की मदद चाहिए थी, तब उसने खुद को कुर्बान करने का फैसला किया और रंजीत से शादी के लिए तैयार हो गई। एक ऐसा आदमी जो उम्र में उसके पिता जितना था। अब रंजीत उसे बता रहा था कि वो मल्होत्रा फैमिली की बेटी नहीं है, और ये कि उसने दिशा को उसके असली पिता की वजह से चुना था। रुकिए, चुना? क्या दिशा ने खुद को रंजीत को नहीं ऑफर किया था? मल्होत्रा फैमिली की मदद के लिए गिड़गिड़ाई थी और तब जाकर रंजीत माना था। दिशा ने रंजीत की तरफ देखा। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हारे मल्होत्रा फैमिली का कोई आर्थिक संकट था ही नहीं। ये तुम्हारे पिता थे जिन्होंने तुम्हें मुझे देने की पेशकश की थी। रंजीत के शब्द दिशा के दिमाग में बम की तरह फटे, उसकी सारी सोच को तहस नहस कर गए। तुमने सही सुना, देने की। देना और शादी में जमीन आसमान का फर्क था। बेशक मैं एक ऐसी औरत को मना नहीं करता जो मुझे ऑफर की जाए, लेकिन फिर तुम्हारी माँ मेरे पास आई और मुझे ये सारी बातें बताईं, तो मैंने तुमसे शादी करने का फैसला किया। तुम कह रहे हो कि मेरी माँ को मेरे डैड के प्लान के बारे में पता था? हाँ, उसे पता था। दिशा के चेहरे की मांसपेशियां कुछ बार फड़की। वो हंसना चाहती थी, लेकिन हंस नहीं पाई, रोना चाहती थी, लेकिन रो भी नहीं पाई। रंजीत ने बात आगे नहीं बढ़ाई।
उसे जो कुछ बताना था वो उस कागज पर था। उसे और कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। उसे बस दिशा के इसे एक्सेप्ट करने का इंतजार करना था। काफी देर बाद दिशा ने फिर बोला, तुम मुझे इस आदमी से मिलाने क्यों ले जा रहे हो? मुझे चाहिए कि तुम उसे अपने डैड के रूप में एक्सेप्ट करो और फिर उससे पूछो कि ज़ॉम्बी म्यूटेशन की वजह से होने वाली हरी मक्खियों की प्रॉब्लम का हल कैसे निकालना है। दिशा ने तंज कसा, तुम खुद उससे क्यों नहीं पूछते? क्या तुम्हें लगता है कि मैं उससे जवाब निकलवा सकती हूँ? रंजीत ने दिशा को एक नजर देखा लेकिन कुछ नहीं बोला। एक सुपीरियर की अथॉरिटी ऐसी चीज थी जिसे दिशा जैसी जवान औरत चैलेंज नहीं कर सकती थी। ऊपर से वो अब रंजीत के रहमोकम पर थी और आभा से हिसाब चुकता करने के लिए भी उस पर न डिपेंड थी। मैं समझ गई। सीईओ रंजीत, ऐसा लगता है कि कोई गाड़ी हमारा पीछा कर रही है। रंजीत का सेक्रेटरी लगभग 30 सालों से उसके साथ था और उसने कई उतार चढ़ाव देखे थे। हर तरह से वो कमाल का था। जैसे अभी दिशा को पीछे कोई गाड़ी दिखी भी नहीं थी लेकिन उसने कह दिया कि कोई फॉलो कर रहा है। रंजीत को उसकी बातों पर पूरा भरोसा था। कुछ और चक्कर लगाओ, उन्हें झटका दो और फिर आगे बढ़ो। परम का आदमी भी कम उस्ताद नहीं था। उसे जल्दी पता चल गया कि उसकी पोल खुल गई है तो उसने एक सुनसान जगह पर गाड़ी पार्क की, कपड़े बदले, साधारण सा डिस्गाइज किया, ट्रंक से फोल्डिंग साइकिल, पिस्तौल, गोला बारूद और कुछ दूसरी चीजें निकाली और रंजीत की गाड़ी का पीछा करने निकल पड़ा। प्रशांत गाड़ी के नीचे से हल्के से उतरा। उसने उस आदमी की दिशा में देखा जिधर वो गया था, फिर एक छोटी गली में घुस गया। इधर उधर मुड़ते हुए उसने जल्द ही एक गली के मुहाने पर रंजीत की गाड़ी देख ली। उसने वही पुराना तरीका अपनाया। जैसे ही गाड़ी पास से गुजरी वो फुर्ती से उसके नीचे लटक गया। गाड़ी में बैठे लोगों को जरा भी भनक नहीं लगी। चैप्टर 329। जल्द ही रंजीत और उसका ग्रुप एक विला कॉम्प्लेक्स में पहुंच गया। मुंबई में विला कॉम्प्लेक्स ज्यादा नहीं थे लेकिन ये वाला मुंबई का रईसों का इलाका था। यहाँ रहने वाले लोग बड़े स्टेटस और पावर वाले थे, इसलिए सिक्योरिटी से लेकर आर्किटेक्चर और माहौल तक सब टॉप नॉच था। लेकिन अफसोस, सालों की एपोकैलिप्स तबाही के बाद यहाँ तक कि सबसे शानदार आर्किटेक्चर और खूबसूरत माहौल में भी टूट फूट के निशान दिखने लगे थे। फिर भी आम रेजिडेंशियल एरियाज की तुलना में ये कहीं बेहतर था। कम से कम यहाँ सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड पेट्रोल टीमें थी और लूटपाट या तोड़फोड़ के ज्यादा निशान नहीं दिखते थे। रंजीत का विला यहीं था। उसका सेक्रेटरी गाड़ी सीधे कॉम्प्लेक्स के सबसे अंदरूनी हिस्से में ले गया। रंजीत ने अपनी फिंगरप्रिंट से दरवाजा खोला और दिशा को अंदर ले गया। कई बॉडीगार्ड्स अंदर से निकले, रंजीत को ग्रीट किया और फिर दरवाजे की रखवाली करने चले गए। रंजीत दिशा को दूसरी मंजिल पर ले गया और एक कमरे का दरवाजा खोला। कमरे में एक दुबला-पतला आदमी था जो रंजीत से कहीं ज्यादा बूढ़ा दिखता था। हालांकि गाड़ी में देखी गई इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो 4 साल छोटा था। उसने गोल्ड रिम चश्मा पहना था जिसके लेंस धुंधले थे, या तो घिस गए थे या साफ नहीं किए गए थे। उसके बाल काफी लंबे थे, कंधों तक लटक रहे थे और सामने की 2 लटें आधा चेहरा ढक रही थी। वो पूरी तरह उदास और बेजान दिख रहा था। दिशा को इस आदमी से कोई करीबी फील नहीं हुई बल्कि उसे कुछ घृणा सी महसूस हुई। फिर भी रंजीत चाहता था कि वो न सिर्फ एक दूसरे को एक्सेप्ट करें बल्कि दिशा उससे नजदीकी बनाकर उन हरी मक्खियों का हल निकाले। ईमानदारी से कहें तो दिशा को भी उन घिनौनी मक्खियों से डर लगता था, लेकिन क्या ये आदमी सचमुच कोई हल दे सकता था? प्रोफेसर प्रकाश, आप हाल में कैसे हो? रंजीत ने पूछा। बिस्तर पर बैठा वो आदमी जिसे प्रोफेसर प्रकाश बुलाया गया कोई रिएक्शन नहीं दिखाया, यहाँ तक कि उसने रंजीत की तरफ देखा भी नहीं। रंजीत को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने आगे कहा, देखो मैं आपके लिए किसे लाया हूँ। ये आपकी बेटी है। मैंने इसे आपके लिए ढूंढने में काफी मेहनत की। इस एपोकैलिप्स में रिश्तेदार मिलना रेयर है। आप दोनों बाप बेटी बात करो, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। ये कहकर रंजीत चला गया। उसके जाने के बाद प्रकाश ने धीरे धीरे सिर उठाया और दिशा को देखा। दिशा अभी भी पहले के शौक से पूरी तरह उबर नहीं पाई थी तो उसने कुछ नहीं कहा, बस प्रकाश को देखती रही। क्या तुम नीलम की बेटी हो? नीलम दिशा की माँ का नाम था। दिशा ने सिर हिलाया। हाँ, तुम बिल्कुल उसकी तरह दिखती हो, प्रकाश ने कहा। रंजीत ने कहा कि आप मेरे फादर हो। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या ये सच है? प्रकाश की आवाज भारी थी और वो बहुत धीरे बोल रहा था, जैसे कोई पुराना प्रोफेसर यूनिवर्सिटी क्लासरूम में शांति से लेक्चर दे रहा हो। वैसे वो सचमुच प्रोफेसर था, रंजीत ने उसे प्रोफेसर प्रकाश ही बुलाया था। तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या बताया? मेरी माँ, दिशा रुकी, फिर बोली, उसने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। मुझे आज ही पता चला कि आप मेरे असली फादर हो। दिशा अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी क्योंकि उसकी माँ उसे बहुत लाड करती थी। यहाँ तक कि जब उसकी माँ ने बाद में एक छोटे भाई और बहन को जन्म दिया तब भी दिशा की जगह उनके माता पिता के दिल में सबसे ऊपर रही। वो पहले सोचती थी कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो उनकी पहली संतान थी और माता पिता आमतौर पर अपने पहले बच्चे को ज्यादा लाड करते हैं। अब उसे लग रहा था कि शायद ऐसा नहीं था।
शायद उसे एक कमोडिटी की तरह पाला गया था ताकि मल्होत्रा फैमिली के लिए फायदे हासिल किए जा सकें। कुछ देर बाद प्रकाश ने गहरी सांस ली और दिशा को देखते हुए कहा, बेटी तुमने बहुत कुछ सहा है। दिशा का इंतजार करते हुए रंजीत दूसरी मंजिल के स्टडी में गया। स्टडी में सब कुछ वैसा ही था, बस काफी धूल जमा हो गई थी क्योंकि वहां कोई ज्यादा आता जाता नहीं था। उसने एक ड्रॉर से फोटो एल्बम निकाला और एक एक करके पन्ने पलटने लगा। ज्यादातर फोटोज वेदांश की थी, बचपन से लेकर बड़े होने तक, और कुछ रंजीत और वेदांश की बाप बेटे वाली जॉइंट फोटोज थी। सिर्फ एक फैमिली फोटो थी जिसमें वो तीनों थे, जो एल्बम के बीच में रखी थी। उसकी नजर इस फोटो पर कुछ देर रुकी, फिर उसने इसके नीचे से एक और तस्वीर निकाली। वो तस्वीर रंजीत की शादी की थी, जिसमें एक बहुत खूबसूरत औरत थी। उस औरत की आईब्रो और आंखें वेदांत से बहुत मिलती थीं। वो वेदांत की माँ थी। रंजीत उस तस्वीर को देर तक देखता रहा, जब तक कि बाहर से खटखट की आवाज नहीं आई। एक बॉडीगार्ड आया और उसने बताया कि दिशा गाड़ी में उसका इंतजार कर रही थी। रंजीत ने एल्बम बंद किया और उसे ड्रॉयर में वापस रखने वाला था, लेकिन रुका। उसने फिर से एल्बम खोला, अपनी और वेदांत की माँ की शादी की तस्वीर निकाली, उसे अपने कोट की जेब में रखा, फिर एल्बम को ड्रॉयर में रखकर ताला लगाया और चला गया। वापसी के रास्ते में रंजीत ने दिशा से पूछा, क्या तुम उससे कुछ निकाल पाई? दिशा ने रंजीत को एक नजर देखा और बोली, अगर कोई लड़की अचानक तुम्हारे सामने आए और कहे कि वो तुम्हारी बेटी है और तुमसे आधा सप्लाई मांगे तो क्या तुम दोगे? मेरी कोई बेटी नहीं है, रंजीत ने शांत लहजे में कहा। ये मत भूलो कि तुम भी अब व्हाइटफील्ड में रह रही हो। वो हरी मक्खियां ये नहीं देखती कि किस पर अटैक करना है। दिशा को ये बात बखूबी पता थी। उसने कहा कि उसे उन हरी मक्खियों को देखना होगा ताकि वो ये तय कर सके कि उनका क्या करना है। ये रंजीत की उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। जब से उसने प्रकाश को उस विला में भेजा था, उसे उससे कोई काम की इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। लगता है इंसान के पास अटैचमेंट्स नहीं होने चाहिए। जैसे ही अटैचमेंट्स आते हैं, कमजोरियां बन जाती हैं, जिनका फायदा उठाया जा सकता है। प्रकाश ने कहा कि उसे हरी मक्खियों को देखना होगा ताकि हल निकाला जा सके। अगले दिन रंजीत ने किसी से प्रकाश को मरी हुई हरी मक्खियों का एक बैग भिजवाया। प्रकाश उस विला में कैद था और 24 घंटे गार्ड्स उसकी निगरानी करते थे। अब जब उसने रंजीत से बात खोली थी, वो जिद्दी नहीं रहा और उसने रंजीत से एक लैबोरेटरी और एक्सपेरिमेंटल इक्विपमेंट तैयार करने को कहा। रंजीत ने तेजी दिखाई और जल्दी ही विला की दूसरी मंजिल पर एक लैबोरेटरी सेट कर दी, जिसमें हर तरह के इक्विपमेंट थे। प्रकाश बाथरूम गया और खुद को अच्छे से संवारा। उसकी दाढ़ी साफ की, चेहरा धोया और लंबे बाल पीछे बांध लिए। वो तरोताजा और साफ सुथरा दिख रहा था, जिसमें एक साहित्यिक शख्सियत की शानदार खूबी झलक रही थी। उसका जिंदगी भर का पैशन, यहाँ तक कि कैद में भी, पूरी शिद्दत के साथ फिर से शुरू करना था। मुझे सामान दो और बाकी सब लोग बाहर निकल जाओ, प्रकाश ने सामान लाने वाले से कहा। कब तक रिजल्ट मिलेगा? उस शख्स ने पूछा। टाइम कीमती था, यहाँ हर बर्बाद मिनट का मतलब वहाँ कई और मौतें हो सकता था। प्रकाश बोला, अगर तुम्हें जल्दी है तो कोई और रास्ता ढूंढो। चैप्टर 330। वो शख्स एक पल के लिए चुप हो गया, फिर मुड़कर चला गया। ये वो शख्स था जिसे जनरल मैनेजर ने खास तौर पर सम्मान देने की हिदायत दी थी। वो उसे भड़काने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। कमरे का दरवाजा बंद हुआ। जब प्रकाश अकेला रह गया, उसने एक लंबी सांस छोड़ी और फिर अपने आप से बुदबुदाया, मैं अपना वादा तोड़ने जा रहा हूँ। मुझे अपने पिछले गुनाहों का प्रायश्चित करना है। मैं जाकर माफी मांगूंगा और सुधार करूंगा। वेदांत कम्युनिटी में सबको सिस्टमैटिकली ट्रेन करता रहा। कई दिन की कड़ी मेहनत और पहले की लड़ाई के अनुभव के बाद लड़कियों में धीरे धीरे फाइटिंग स्पिरिट जागने लगी। ये फीलिंग कि उन्हें किसी की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं और वो दूसरों को भी प्रोटेक्ट कर सकती हैं, उनके लिए गेम चेंजर थी। इससे उन्हें लगा कि उनकी लाइफ में फिर से वैल्यू आ गई है। कुकू हर दिन नीचे रहता। कभी वो वेदांत के सामने बैठकर उसे दूसरों को ट्रेन करते देखता, तो कभी नमन और बाकियों के साथ कम्युनिटी में पेट्रोलिंग करता। कम्युनिटी में हर कोई, जिसमें नमन और बाद में आए लोग भी शामिल थे, कुकू के साथ खेलने के आदी हो गए। सबको पता था कि कुकू सुपर स्मार्ट है, दोस्त दुश्मन में फर्क कर सकता है और बिना वजह किसी को काटता नहीं। इसीलिए अब कोई उससे डरता नहीं था। कम्युनिटी में रात 8 बजे के बाद ही चहल पहल शुरू होती थी। कुकू एक पेड़ के नीचे बैठकर बड़े इंटरेस्ट से वेदांत को देख रहा था। अचानक वो आधा झुका और उसके कान खड़े हो गए। उसकी इस टेंशन भरी हरकत से कुछ लड़कियां डर गईं और चीख पड़ी। वेदांत ने कुकू की तरफ देखा। उसे लगा कि कुकू कोई मजाक नहीं कर रहा, तो वो उसके पास गया और उसका सिर थपथपाया। क्या हुआ ब्रो? कुकू ने 2 बार भौंका, फिर बिल्डिंग 5 की तरफ देखा और फिर मेन गेट की ओर। कुकू का भौंकना दुश्मन के आने वाला अलर्ट नहीं था। उसकी हरकतों को देखकर वेदांत ने गेस किया कि शायद कोई आभा को ढूंढ रहा है। वापस जाओ, वेदांत ने कहा, और कुकू तुरंत बिल्डिंग 5 के यूनिट 1 की तरफ भागा। आभा ऊपर डॉक्टर अवस्थी और बाकियों के साथ थी। कुकू का भौंकना सुनकर उसने डॉक्टर अवस्थी को बताया और नीचे चली गई। बिल्डिंग के एंट्रेंस पर कुकू से उसकी मुलाकात हुई।
तुम वापस क्यों आए? नीचे वेदांत के साथ ट्रेनिंग नहीं कर रहे थे? कुकू ने आभा की तरफ भौंका और फिर उसकी पैंट का किनारा हल्के से खींचा। बिल्कुल हल्के से, क्योंकि उसे डर था कि कहीं पैंट फट न जाए। उसके दांत इतने शार्प थे कि डैमेज पावर ज्यादा था। आभा को तुरंत समझ आ गया कि कुकू क्या कहना चाहता है। कोई बाहर से मुझसे मिलने आया है। कुकू ने आंखें झपकाकर हामी भरी। कोई जान पहचान वाला है? कुकू ने फिर से आंखें झपकाईं। अगर कम्युनिटी के अंदर का कोई होता तो कुकू खास तौर पर उसे बुलाने नहीं आता। इसका मतलब बाहर से कोई था। और अगर बाहर से कोई ऐसा शख्स है जिसे कुकू जानता है तो वो सिर्फ वही हो सकता है। आभा कुकू के साथ नीचे गई और बाहर निकली। कुकू आगे आगे चल रहा था। आभा को दीवार के पश्चिमी कोने की तरफ ले गया। वहां एक 3 मंजिला ऑफिस बिल्डिंग थी जो पहले प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की थी। उसमें एक छिपा हुआ कोना था जहां आमतौर पर कोई नहीं जाता। जैसा आभा ने सोचा वहां प्रशांत था, लेकिन उसे देखकर प्रशांत थोड़ा हैरान हुआ। तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ हूँ? प्रशांत ने पूछा। वो बाहर से दीवार फांद कर आया था। उसके लिए दीवार चढ़ना अब बच्चों का खेल था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अंदर आने के बाद दूसरों से बचकर आभा तक कैसे पहुंचा जाए। वो अभी रास्ता सोच ही रहा था कि आभा खुद वहां आ गई। आभा ने कुकू का सिर थपथपाया और कहा, कुकू मुझे यहाँ लाया। प्रशांत ने कुकू की तरफ देखकर स्माइल की और कहा, क्या स्मार्ट बंदा है ये। प्रशांत की तारीफ सुनकर कुकू ने गर्व से पूंछ हिलाई, फिर बाहर जाकर पहरा देने लगा ताकि कोई पास न आए। कुकू, मन में मुझे क्यों लग रहा है कि मैं कोई मैचमेकर बन गया। छी, मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ। कुछ जरूरी बात थी? आभा ने पूछा। अगर प्रशांत को वापस आना होता तो वो चोरी छिपे दीवार फांद कर नहीं आता, बल्कि मेन गेट से सीधे आता। चुपके से आने का मतलब था कि वो किसी को बताना नहीं चाहता था। जरूर कोई इंपॉर्टेंट बात थी। मुझे रंजीत और दिशा का एक सीक्रेट पता चला। रंजीत के लोग लगातार मर रहे थे और हरी मक्खियां अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। रंजीत परेशान था, न सिर्फ इसलिए कि उसके लोग कम हो रहे थे, बल्कि इसलिए भी कि वो खुद भी सेफ नहीं था। खतरे में होने की वजह से रंजीत कैसे चिल रह सकता था। और सिर्फ रंजीत ही नहीं, परम भी टेंशन में था, क्योंकि मरने वालों में सिर्फ रंजीत के लोग ही नहीं, परम के सबऑर्डिनेट्स भी शामिल थे। वो सब एक साथ रहते थे, तो एक का नुकसान मतलब सबका नुकसान। सर, क्यों ना हम ये जगह छोड़ दें? वो हरी मक्खियां हर जगह हैं, इनसे बचना इम्पॉसिबल है। अगर अगर वो भी उन मक्खियों का शिकार बन गए तो उनकी मौत भी दर्दनाक होगी। परम भी चिंतित था, लेकिन अगर वो व्हाइटफील्ड छोड़ देता तो और कहाँ जाता। रंजीत जैसा पावरफुल पार्टनर दोबारा मिलना मुश्किल था। आभा दुश्मन थी। परम का रवैया साफ नहीं था और वो घमंडी था, साथ ही बिजनेसमैन की तरह चालाक भी। उससे मदद मांगने पर शायद वो भारी ब्लैकमेल कर ले। इसके अलावा परम को रंजीत के पास एक मिशन पूरा करने के लिए भेजा गया था। अगर वो बिना कुछ किए वापस लौटा तो उसे जवाब देना मुश्किल हो जाता। तुमने कहा रंजीत दिशा को उनके विला ले गया? हाँ, विला के बाहर ढेर सारे बॉडीगार्ड्स हैं। मैं पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया, तो ये नहीं जानता कि वो वहां क्या कर रहे थे। जाहिर है वो डेट के लिए विला नहीं गए थे। कुछ तो गड़बड़ थी। थोड़ा इंतजार करो, रंजीत कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेगा। वो हमसे भी ज्यादा परेशान है, परम ने कहा। उसने जुआ खेलने का फैसला किया, ये दांव लगाकर कि रंजीत कुछ न कुछ प्लान कर रहा है। कमांडर, क्यों न हम प्रशांत को रंजीत के विला में भेजें, ये देखने के लिए कि वहां क्या चल रहा है। परम के सबऑर्डिनेट को पता था कि परम ने प्रशांत को स्टडी में रखा हुआ है। इस दौरान वो प्रशांत को ट्रेन कर रहे थे। अब समय था कि उसके ट्रेनिंग के रिजल्ट्स चेक किए जाएं, ये देखने के लिए कि क्या वो सचमुच उनके लिए एक शार्प हथियार बन सकता है। अगर नहीं तो उसे खत्म करना पड़ सकता था। परम ने सोचा और उसे बात सही लगी। उसने प्रशांत को टेस्ट करने की मंजूरी दे दी। फैसला होने के बाद परम अपने सबऑर्डिनेट को लेकर स्टडी की तरफ गया। स्टडी का दरवाजा खुला तो सामने एक बुकशेल्फ दिखी। बुकशेल्फ को हटाने पर प्रशांत बेड पर सीधा बैठा दिखा। जब उसने परम को देखा तो उसकी नजरें उस पर टिक गईं। परम प्रशांत के इस बदलाव से बहुत खुश था। उसका उसे देखना मतलब था कि उसका दिल अब उसे मानने लगा था। परम ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम प्रशांत है, प्रशांत ने मशीन की तरह जवाब दिया। मैं कौन हूँ? तुम मेरे मास्टर हो। परम ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम इसके साथ एक जगह जाओ और इसके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करो। प्रशांत की नजर परम की उंगली के साथ उस शख्स पर गई जो उसके बगल में खड़ा था। उसने कई सेकंड तक उसे घूरा, जैसे उसका चेहरा याद कर रहा हो। थोड़ी देर बाद उसने परम की तरफ देखा और सिर हिलाया। परम ने अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर दिया कि अगर प्रशांत में कोई भी गड़बड़ दिखे तो उसे तुरंत शूट कर दे। परम का प्लान था कि प्रशांत को अपने सबऑर्डिनेट के तौर पर डिस्गाइज करके अपने कॉन्फिडेंट के साथ भेजा जाए, लेकिन प्रशांत का लुक रॉबिन्स लुक कुछ ज्यादा ही अजीब था, इसलिए उसे चुपके से निकलना पड़ा। चुपके से निकलने का मतलब था कि उसे खिड़की से कूदना होगा। व्हाइटफील्ड की बिल्डिंग्स ज्यादा ऊंची नहीं थी,
ये सिर्फ दूसरी मंजिल थी जो प्रशांत जैसे सेमी ज़ॉम्बी के लिए आसान था। पर हमको लगा कि उसने रंजीत का सीक्रेट पकड़ लिया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि रंजीत को उसकी हर हरकत की पूरी खबर थी। जैसे ही वो निकले, किसी ने जाकर रंजीत को सारी सिचुएशन बता दी।